क्या दुनिया के नक्शे पर रातों रात एक नया इतिहास लिख दिया गया है? क्या सरहद पार के पूरे 8 गांव हमेशा के लिए हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन चुके हैं? और क्या हमारी पूर्वी सीमा पर एक ऐसी चिंगारी भड़क उठी है जो पूरे उपमहाद्वीप की कूटनीति, राजनीति और सुरक्षा के सारे पुराने समीकरणों को हमेशा के लिए खाक में मिला सकती है? आज हम आपको इस पूरे मामले की विस्तृत और पुख्ता जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत इसी तरह देश की सुरक्षा के लिए कड़े और साहसी कदम उठाता रहे, तो कमेंट में #देशद्रोहियों को बाहर भगाओ जरूर लिखें। आप लोग हमारे वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। पूर्वी सरहद से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर ढाका तक और दुनिया की कई बड़ी राजधानियों तक साफ सुनाई दे रही है। सरहद के उस पार अचानक मची भारी हलचल हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की तेज और आक्रामक होती गतिविधियां, सीमाई इलाकों में लगातार बढ़ती चौकसी और गांव-गांव में उठती भारत समर्थक आवाजों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है मानो इतिहास खुद अपनी दिशा बदलने निकल पड़ा हो। दावा किया जा रहा है कि सीमा से लगे पूरे के पूरे 8 गांव अब आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल हो चुके हैं, और जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर चली गईं। सरहद पर तनाव अपने सबसे चरम स्तर पर है, लेकिन दूसरी तरफ भारत समर्थक लोगों और इन गांवों के निवासियों में जबरदस्त उत्साह, गहरी भावुकता और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है इस पूरे घटनाक्रम का सच? कैसे रातों रात बदल गए सरहद के हालात, और क्यों इस खबर ने पड़ोसी मुल्क की नींद उड़ा दी है? आज हम इस पूरी कहानी का एक एक पन्ना आपके सामने खोलने जा रहे हैं। जब से पूर्वी सरहद पर भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर तेज किया है, तब से सीमा पर हर रोज कुछ न कुछ ऐसा नया हो रहा है जिसने दोनों देशों के रणनीतिकारों को हैरान करके रख दिया है। लेकिन आज सरहद से जो अपडेट निकलकर सामने आया है, वह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। यह सीधे तौर पर संप्रभुता, नागरिकता और भौगोलिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण का एक ऐसा मामला है जिसे आने वाले कई दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की किताबों में एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। खबर यह है कि बांग्लादेश की सीमा में पड़ने वाले 8 गांव अब पूरी तरह से भारत के नक्शे और सुरक्षा घेरे का हिस्सा बन गए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे ही इन गांवों के भारत में विलय की कानूनी और आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही हमारे BSF के जांबाज जवानों ने बिना एक पल गंवाए और बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए अपनी सुरक्षा चौकियों को आगे बढ़ा दिया और इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता के दायरे में ले लिया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि विदेशी जमीन के इतने बड़े हिस्से हिंदुस्तान के अटूट अंग बन गए। क्या इसके पीछे हमारी सेना की कोई बड़ी कार्रवाई थी या कोई गोपनीय खुफिया मिशन था? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल इन गांवों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने खुद एकमत होकर अपने भविष्य का फैसला किया है। उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी बाहरी दबाव के आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल होने का यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह फैसला कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। इसके पीछे इन हजारों ग्रामीणों की सालों की बेबसी, जटिल कूटनीतिक परिस्थितियों और अपनी मातृभूमि जैसी दिखने वाली भारतीय मिट्टी के प्रति अगाध प्रेम की एक बेहद भावुक और मार्मिक कहानी छुपी हुई है। यह सभी 8 गांव, जिनके नाम काजीपुर, हरिदासपुर, उत्तर आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, सीमांत रामचंद्रपुर, कृष्णनगर पूर्व और दौलतपुर डेरा बताए जा रहे हैं, भौगोलिक रूप से एक ऐसे संकरे और पेचीदा इलाके में स्थित हैं जहां की घुमावदार अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इन्हें मुख्य बांग्लादेशी भूमि से लगभग पूरी तरह काट देती थी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कागजों पर तो आप किसी और देश के नागरिक हैं, लेकिन असल जिंदगी में आपके चारों तरफ का भूगोल, आपकी नदियां, आपके खेत और आपके रास्ते सब कुछ किसी और देश की तरफ खुलते हैं। सालों से यह गांव अपने हर छोटे बड़े कारोबार, अपनी रोजी रोटी, बेटी के रिश्ते, इलाज, बच्चों की पढ़ाई
और दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारतीय बाजारों और भारतीय कस्बों पर ही निर्भर थे। इन लोगों के सामने सबसे बड़ा और गंभीर संकट तब खड़ा हो गया जब भारत सरकार ने अवैध घुसपैठ को हमेशा के लिए समाप्त करने और अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील करने के लिए स्मार्ट फेंसिंग का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया। इन ग्रामीणों को यह साफ दिखने लगा कि अगर फेंसिंग की यह अभेद्य दीवार उनके और भारत के बीच हमेशा के लिए खड़ी हो गई, तो उनका भारत के साथ व्यापार करना, राशन लाना और अपनी जीविका चलाना पूरी तरह असंभव हो जाएगा, क्योंकि उनके पीछे तो नदियां और दलदल थे जो उन्हें ढाका या किसी अन्य बड़े बांग्लादेशी शहर तक पहुंचने नहीं देते थे। उनकी रोजी रोटी छिन जाती, खेत बर्बाद हो जाते और आने वाली पीढ़ियां भुखमरी की कगार पर पहुंच जाती। इसी भारी आर्थिक संकट, अस्तित्व के खतरे और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए इन लोगों ने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ने का निर्णय किया। उन्होंने किसी और का हाथ थामने या दर-दर की ठोकरें खाने के बजाय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे प्यारे हिंदुस्तान को अपना नया और स्थायी ठिकाना चुन लिया। यह कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। जब कोई पूरा का पूरा समुदाय अपनी जमीन के साथ किसी दूसरे देश में विलय का प्रस्ताव रखता है, तो इसके पीछे बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वजहें होती हैं। इन गांवों के लोगों की रिश्तेदारियां भारतीय सीमा के भीतर मौजूद गांवों में हैं। उनके लिए कंटीले तारों की यह बाड़ महज दो देशों की सीमा नहीं थी, बल्कि उनके अपने परिवारों के बीच, उनके खून के रिश्तों के बीच खींचने वाली एक दर्दनाक दीवार थी। इसलिए जब उनके नेताओं ने भारत में शामिल होने का आधिकारिक और कानूनी प्रस्ताव रखा, तो पूरे गांव ने एक स्वर में इसका समर्थन किया। लेकिन दोस्तों, कहानी जितनी सीधी, सरल और भावुक कागजों पर या हमारी स्क्रीन पर दिखती है, ग्राउंड जीरो पर यानी असल सरहद पर हालात उतने शांत बिल्कुल नहीं है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और तनावपूर्ण है। जैसे ही हमारे बीएसएफ के जवानों ने अपनी नई रणनीतिक योजना के तहत सीमा चौकियां आगे बढ़ानी शुरू की, कंटीले तारों के बंडल आगे रखे और इन 8 गांवों को अपने सुरक्षा घेरे में लिया, वैसे ही दूसरी तरफ खड़ी बांग्लादेश पुलिस और वहां के सुरक्षा बलों के खेमे में भारी खलबली मच गई। सोचिए, उनकी नाक के नीचे से उनकी प्रशासनिक सीमा से लगे 8 गांव भारत के नक्शे में जा रहे थे। अपनी जमीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के नियंत्रण में जाता देख बांग्लादेश पुलिस के होश उड़ गए। उनके उच्च अधिकारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत इस पूरी प्रक्रिया पर अपना सबसे कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बताने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद सीमा पर बीएसएफ के वीरों और बांग्लादेशी पुलिस के बीच भारी तनातनी और आमने सामने का गतिरोध पैदा हो गया। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि दोनों तरफ से बंदूकें तन गईं। सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट पर आ गए और माहौल इस कदर संवेदनशील हो चुका है कि दोनों तरफ से अतिरिक्त कुमुक और आरक्षित बटालियनों को मोर्चे पर बुला लिया गया है। ग्राउंड जीरो पर फ्लैग मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवानों के हौसले फौलाद की तरह मजबूत हैं। उन्होंने आंखों में आंखें डालकर साफ कर दिया है कि यह विलय पूरी तरह वैध, शांतिपूर्ण और स्थानीय नागरिकों की स्वतंत्र इच्छा से लिया गया कानूनी फैसला है। हमारे जवानों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है और यह फेंसिंग अब वहीं लगेगी जहां से भारत की नई संप्रभु सीमा तय हुई है। यह कड़ा मिजाज और यह दृढ़ आक्रामकता नए भारत की पहचान है, जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी समझौता करने को तैयार नहीं है। अब यहां अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीति और वैश्विक नियमों का वह पेंच आता है जिसे समझना हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोई भी गांव अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश में शामिल हो सकता है? क्या दुनिया के नियम और अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी अनुमति देते हैं? तो आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का इतिहास हमेशा से छिट महलों यानी एन्क्लेव की अदला बदली से जुड़ा रहा है। सन 2015 में दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते के बाद हजारों लोगों ने अपनी नागरिकता चुनी थी और जमीन के टुकड़ों का आदान प्रदान हुआ था। लेकिन उस बड़े समझौते के बाद भी कई ऐसे पेचीदा और संकरे इलाके बच गए थे जहां जमीन का निर्धारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय के अधिकार और सीमा पुनर्निर्धारण के वैश्विक नियमों के तहत यदि किसी क्षेत्र के नागरिक
और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि वे भौगोलिक और आर्थिक कारणों से अपने पड़ोसी देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो परस्पर सहमति, कानूनी प्रस्ताव और जमीनी हकीकत के आधार पर ऐसा संभव है। इन 8 गांवों के मामले में भी बिल्कुल यही हुआ है। यहां के लोगों ने कानूनी रूप से प्रस्ताव तैयार किया, अपने दस्तखत किए और हिंदुस्तान के साथ अपने अटूट रिश्ते पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण सच छुपा है, जो भारत सरकार की नीति को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। बहुत से आलोचक और विपक्षी लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ भारत सरकार विदेशी घुसपैठियों को छांट छांट कर बाहर निकालने और सरहद से खदेड़ने के लिए इतने कड़े कदम उठा रही है, तो दूसरी तरफ इन 8 गांवों और वहां रहने वाले लोगों को खुले दिल से गले क्यों लगाया जा रहा है? आखिर यह दोहरी नीति क्यों? ग्राउंड जीरो से आ रही पुख्ता और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और निर्णायक पहलू यह है कि इन सभी 8 गांवों की कुल आबादी में से 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू अल्पसंख्यक हैं। सालों से, बल्कि दशकों से, यह लोग सरहद पार की जमीन पर बेहद असुरक्षित और भयावह माहौल में जी रहे थे। हर पल उन्हें अपनी जान माल, अपनी बहू बेटियों की इज्जत और अपनी संस्कृति पर मंडराते खतरे का भय सताता था। उन्हें हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया। यहीं पर भारत का नया नागरिकता कानून एक बहुत बड़ी संप्रभु ढाल बनकर सामने आता है। भारत का यह ऐतिहासिक और मानवीय कानून बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अगर हमारे पड़ोसी देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने वाला कोई भी अल्पसंख्यक वहां से अपनी जान बचाकर भारत की शरण में आता है, तो भारत सरकार उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनाएगी और नागरिकता प्रदान करेगी। इसी मानवीय कानून के ठोस प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ के शीर्ष अधिकारियों ने दिल्ली में बैठे गृह मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया। लंबी बातचीत चली, कानूनी पहलुओं को परखा गया और दिल्ली से पूरी तरह हरी झंडी मिलने के बाद ही बीएसएफ ने इन गांवों को भारत के नक्शे में शामिल करने का यह साहसिक कदम उठाया। यह कदम उन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से बिल्कुल अलग है, जो बिना किसी वैध कारण के केवल आर्थिक फायदे के लिए या देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने के इरादे से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। यह बात उन प्रताड़ित लोगों की है, उन बेसहारा लोगों की है जिन्हें शरण देने का वादा खुद देश की संसद ने किया है। यह भारत की अपनी नैतिक और ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाने का तरीका है। इस ऐतिहासिक विलय ने सरहद पार बैठी भारत विरोधी ताकतों और उन तमाम संदिग्ध मॉड्यूल्स को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया है। आज का नया हिंदुस्तान न तो अपनी 1 इंच जमीन किसी को हड़पने देगा और न ही अपने नागरिकता कानून के तहत आने वाले शरणार्थियों को बेसहारा छोड़ेगा। बांग्लादेश पुलिस की बौखलाहट और उनका उग्र विरोध इसी बात का प्रमाण है कि भारत की इस दृढ़ और स्पष्ट कूटनीति ने उनके सारे पुराने समीकरणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर माहौल बेहद गर्म हो चुका है। सरकार के शीर्ष मंत्रियों ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा के मामले में अब किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो कड़ा अल्टीमेटम दिया गया था, उसके परिणाम अब ग्राउंड जीरो पर दिखने लगे हैं। आने वाले समय में सीमावर्ती जिलों में नागरिक सत्यापन और दस्तावेज जांच की प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज होने वाली है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस पूरी प्रक्रिया की आड़ में कोई भी गलत तत्व या देश विरोधी व्यक्ति भारत की सीमा में दाखिल न हो सके। इसके साथ ही अब सीमा सुरक्षा का मतलब केवल कंटीले तार और ईंट पत्थर की चौकियों तक सीमित नहीं रह गया है। यह अब पूरी तरह से तकनीक, खुफिया तंत्र और हाईटेक निगरानी का एक विशाल और जटिल युद्ध बन चुका है। सीमाओं पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट सिस्टम लगाए जाने की तैयारी जोरों पर है। यह सिस्टम इतने उन्नत हैं कि संदिग्ध गतिविधियों का पैटर्न खुद पहचान सकेंगे। अगर किसी इलाके में रात के अंधेरे में या घने कोहरे में अचानक कोई असामान्य हलचल होती है, तो यह सिस्टम पहले ही कंट्रोल रूम में अलर्ट जारी कर देगा। इसके अलावा चेहरा पहचानने वाली तकनीक यानी फेशियल रिकॉग्निशन और स्वचालित ड्रोन रिस्पॉन्स सिस्टम पर भी तेजी से काम चल रहा है। अब जरा उस सबसे बड़े खतरे को समझिए जिसने दिल्ली में बैठी हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है।
खुफिया रिपोर्टों और विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक सीमा के रास्ते सिर्फ सामान्य घुसपैठ का खतरा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश चल रही है। कुछ ऐसे स्लीपर सेल और संदिग्ध मॉड्यूल्स के सक्रिय होने की आशंका जताई गई है जो देश के भीतर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि अब सीमावर्ती इलाकों में सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि इंटरनेट और साइबर स्पेस में भी निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स, फर्जी वीडियो और संदिग्ध मैसेजिंग नेटवर्क्स की भी लगातार पड़ताल की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि कई बार अवैध नेटवर्क और दुश्मन देशों की एजेंसियां पहले स्थानीय बेरोजगार युवाओं को